कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती, जो सिलेबस में शामिल नहीं होती, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में सिर्फ आधी लिखी जाती हैं और बाकी आधी हमेशा के लिए क्लासिफाइड फोल्डर्स में बंद हो जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी शुरू होती है लाहौर की एक आम सी सड़क से, वो सड़क जिसे रोज आप देखते हैं लेकिन कभी याद नहीं रखते, और ख़त्म होती है वाशिंगटन डीसी के एक ऐसे बंद कमरे में जहाँ फैसले आवाज़ से नहीं खामोशी से होते हैं, जहाँ सिग्नेचर्स होते हैं मगर तारीख नहीं रखी जाती, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े डिसीजंस लिखे जाते हैं और दुनिया को कभी पता नहीं चलता। इस कहानी में दो लाशें हैं, दो नौजवान जिनकी जिंदगियां अभी शुरू ही हुई थी। इस कहानी में एक पिस्तौल है जो ग्लॉक 9mm की शक्ल में था, लेकिन असल में अमेरिका की ताकत का इजहार था। इस कहानी में एक गाड़ी है जो इंसानों को कुचल कर भाग जाती है जैसे वो लोग इंसान नहीं थे, जैसे उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं था। और इस कहानी में एक पासपोर्ट है जो सिर्फ एक चीज कहता है, डिप्लोमेट। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि कत्ल क्यों हुआ, असल सवाल ये है क्या दुनिया में कुछ लोग वाकई कानून से ऊपर होते हैं। तारीख थी 27 जनवरी 2011। वक्त था दोपहर का 1:27। लाहौर की एक आम सड़क पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। दुकानें खुली थी, रिक्शे वाले हॉर्न बजा रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई घर की तरफ भाग रहा था। एक चाय वाला अपनी पतीली में चम्मच घुमा रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगले 3 मिनट में सड़क पर कुछ ऐसा होने वाला है जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसी खामोशी पैदा करेगा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। दो नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे। उनके चेहरे बिल्कुल आम थे, जैसे हजारों पाकिस्तानी नौजवान होते हैं। सादा लिबास, घर वापसी की जल्दी। माँ ने शायद खाना पकाया हुआ होगा, शायद कोई उनका इंतजार कर रहा होगा। उनके नाम थे कासिम और फहीम। दो नाम, दो जिंदगियां, दो घर, दो ख्वाब। और उनके बिल्कुल पीछे एक सफेद गाड़ी चल रही थी, ना तेज ना धीमी, बिल्कुल नॉर्मल रफ्तार में। कोई अजीब नहीं, कोई शोर नहीं, कोई सिग्नल नहीं और कोई वार्निंग भी नहीं। कोई अंदाजा भी नहीं था कि ये गाड़ी उन दो जिंदगियों के आखिरी मंजर बनाने वाली है। और फिर एक लम्हा, गाड़ी रुकती है, ड्राइवर का दरवाजा खुलता है, एक शख्स बाहर निकलता है। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई दुआ नहीं, सिर्फ कदम, सिर्फ एक फैसला जो पहले से लिखा जा चुका था। उसके हाथ में एक ग्लॉक पिस्टल है और वो चलाता है पहली गोली, फिर दूसरी और फिर तीसरी। मोटरसाइकिल धक्के से गिर जाती है, दो जिस्म सड़क पर बिखर जाते हैं, खून, चीख और फिर वो खामोशी जो सिर्फ मौत अपने साथ लाती है। उस आदमी का नाम था रायमंड डेविस। मगर जो चीज इस कहानी को सिर्फ एक कत्ल से ज्यादा बना देती है वो तस्वीर है जो बाद में पुलिस रिकॉर्ड्स में मिलती है। रायमंड डेविस वहाँ खड़ा है, उसके कदम जमीन पर जमे हुए हैं, पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स, चेहरा पुरसुकून, बिल्कुल वो चेहरा नहीं जो कोई पहली दफा कुछ ऐसा करने के बाद होता है। कोई कांपना नहीं, कोई आंखों में खौफ नहीं। ये वो चेहरा है जो ट्रेंड होता है, ये वो चेहरा है जिसने पहले भी ट्रिगर चलाया हो। और ये चेहरा इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पीछे से एक और गाड़ी आती है, यूएस कंसल्टेंट की गाड़ी। और वो गाड़ी रुकती है, वो घूमती नहीं, वो सोचती भी नहीं। वो 3 और पाकिस्तानियों को कुचलकर सीधा निकल जाती है। 3 और जिंदगियां, 5 टोटल। चंद मिनट, एक सफा जो किसी ऑफिशियल रिपोर्ट में आज तक पूरा नहीं लिखा गया। पुलिस पहुंचती है, रायमंड डेविस गिरफ्तार होता है और फिर वो चीज उसके पास से मिलती है, वो इस केस को हमेशा के लिए बदल देती है। ग्लॉक पिस्टल लोडेड, यूज किए हुए, जीपीएस डिवाइस किसी को ट्रैक करने के लिए, 5 मोबाइल फोन्स अलग अलग नेटवर्क्स पर, एक्स्ट्रा अम्यूनेशन क्योंकि शायद 3 गोलियां काफी नहीं थी, प्रोफेशनल कैमरा भरी हुई तस्वीरों से, और एक अमेरिकन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इस पासपोर्ट के साथ एक दावा था, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। और इन 2 लफ्जों ने, सिर्फ इन 2 लफ्जों ने 2 कातिलों को एक इंटरनेशनल इंसिडेंट में बदल दिया। अगला दिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक न्यूज डे नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का दिन था। अमेरिकन एम्बेसी का बयान आया, रायमंड डेविस एक डिप्लोमेटिक है, उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, उसे फौरी रिलीज किया जाए। और इस एक बयान ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। लाहौर की सड़कें गर्म हो गई, इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में सरगोशियां होने लगी, टीवी स्क्रीन्स पर एंकर्स चीख रहे थे, आवाम सवाल कर रही थी, अगर ये डिप्लोमेटिक था तो पिस्टल क्यों, यूपीएस क्यों, 5 फोन्स क्यों? डिप्लोमेट ब्रीफकेस लेके चलता है, सर्वेलेंस किट नहीं। और फिर एक और एंगल सामने आया, वो एंगल जो सब कुछ और भी पेचीदा बना देता है। कुछ सोर्सेज कहते हैं, और ये सिर्फ सोर्सेज है, कोर्ट में कभी साबित नहीं हुआ कि ये वो 2 जवान मोटरसाइकिल पर आम शहरी नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो आईएसआई की तरफ से रायमंड डेविस को ट्रैक कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि लाहौर में उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया था जो उन्हें पता नहीं होना चाहिए था। सीआईए का एक ऐसा एक्टिव नेटवर्क
जो आईएसआई को बताया नहीं गया था, एक ऑपरेशन जो एग्रीमेंट्स के बाहर था। ये सिर्फ एक पैरानॉइड आदमी जो गलत वक्त पर गलत जगह पर था। सच या झूठ, एक कहानी जो कन्वीनियंट लगती है या एक राज जो हमेशा ही राज रह गया। आज तक कोई पूरा जवाब नहीं और शायद कभी नहीं होगा। केस लाहौर की अदालत में गया, अंदर फाइल्स थी, लायर्स थे, दलीलें थी और एक खामोश आदमी था जो हर रोज एक सवाल के साथ उठता था, कब निकल सकता हूँ। बाहर लोगों के हाथ में उन दो जवान लड़कों की तस्वीरें थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। वो खालीपन जो सिर्फ माएँ जानती हैं, जो सिर्फ बाप जानते हैं, जो सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनके घर में एक कुर्सी हमेशा के लिए खाली हो जाती है। और फिर वाशिंगटन में प्रेशर का एक नया लेवल शुरू हुआ। ये कैमरास पर नहीं था, ये माइक्रोफोन्स पर भी नहीं था, ये था बंद कमरों में, धीमी आवाजों में। जो कहा गया वो कुछ ऐसा था, एड, वीजास, मिलिट्री कॉर्पोरेशन, सब कुछ दांव पर है। रेमंड डेविस एक डिप्लोमेट है और डिप्लोमेट्स के साथ ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान जो हमेशा इस दरोहे पर खड़ा होता है जहां एक तरफ अपनी इज्जत होती है और दूसरी तरफ अपना सर्वाइवल, फिर वही सोचने लगा जो हमेशा सोचता है, सर्वाइवल क्या है। और फिर एक दिन अचानक वो लम्हा आया जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। मकतूलैन के वारिस कोर्ट के सामने खड़े हुए, उन्हें देखकर कोई नहीं समझा कि वो क्या कहने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा, हम दियत कबूल करते हैं। खामोशी छा गई। अंदाजे के मुताबिक रकम थी $2.3 मिलियन। किसने दी, कब दी, कैसे दी, इन सवालों के जवाब आज भी क्लासिफाइड है। मगर नतीजा ये था कि रेमंड डेविस उसी दिन रिहा हो गया। उसी शाम एक प्राइवेट प्लेन, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई माफी, ना एक भी सवाल का जवाब, सिर्फ एक रनवे, सिर्फ एक प्लेन और लाहौर की रोशनियां जो पीछे छूटी जा रही थी। जैसे वो भी जानती थी कि कुछ छूट गया है, कुछ जो कभी वापस नहीं आएगा। अमेरिका में रेमंड डेविस ने एक किताब लिखी, द कॉन्ट्रैक्टर। उसने अपनी कहानी अपनी नजर से बयान की। उसने लिखा, वो एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर था, वो खुद को बचा रहा था, वो दो आर्म्ड लड़कों से खतरे में था। उसने लिखा, मुझे ये करना पड़ा, सेल्फ डिफेंस। उसने लिखा, मैं एक प्रोफेशनल था, एक ट्रेंड आदमी जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। लेकिन जो चीजें उसने नहीं लिखी वो ये है, अगर ये सेल्फ डिफेंस था तो जीपीएस डिवाइस क्यों ट्रैक कर रहा था, कैमरा में कैसी तस्वीरें थी, 5 फोन्स किस लिए थे, और वो गाड़ी जो 3 लोगों को कुचल कर भाग गई वो क्यों रुकी नहीं। अगर ये सिर्फ एक डरा हुआ आदमी था तो उसका चेहरा इतना पुरसुकून क्यों था। ये सवाल रेमंड डेविस की किताब ने नहीं उठाए और पाकिस्तान के लोगों के दिलों में आज भी ये सवाल मौजूद है। ये कहानी कोई मोरल नहीं देती, कोई हीरो नहीं, कोई नीट कंक्लूजन नहीं, कोई विलन नहीं, सिर्फ एक हकीकत जो दुनिया के उस हिस्से में रहने वाले लोग जानते हैं जहां पावर का खेल हमेशा चलता रहता है। दुनिया में 2 तरह के कानून होते हैं, एक जो किताब में लिखा होता है, एक जो ताकत के पास होता है। और इन दोनों के दरमियान 5 पाकिस्तानियों की जिंदगियां थी, 5 लोग जिनके घर थे, जिनके ख्वाब थे, जिनके लिए कोई इंतजार कर रहा था। वो 5 लोग जो इस ताकत के खेल में सिर्फ नंबर्स बन गए, सिर्फ स्टैटिक्स, सिर्फ एक फुटनोट, एक ऐसी इंटरनेशनल स्टोरी में जो उनके बारे में कभी नहीं थी। रेमंड डेविस पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से चला गया और पाकिस्तान अपने सवालों के साथ वही रहा। वही काली कुर्सियां, वही बंद फाइल्स, वही क्लासिफाइड फोल्डर्स, वही खामोशी जो अदालत की चीख से ज्यादा भारी होती है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रेमंड डेविस कातिल था या सिर्फ एक मोहरा? और अगर वो मोहरा था तो शतरंज खेलने वाले हाथ कहीं और है। वो हाथ जो कभी स्क्रीन पर नहीं आते, जो कभी कोर्ट में नहीं आते, जो कभी जवाब नहीं देते, और वो हाथ जो आज भी खेल रहे हैं, सिर्फ बोर्ड बदल गया है। आपका क्या ख्याल है? रेमंड डेविस क्या था? डरा हुआ कॉन्ट्रैक्टर, एक सीआईए ऑपरेटिव, या एक ऐसा सिस्टम का चेहरा जिसे हम देखते हैं मगर समझते नहीं, जिसे हम देखते हैं मगर समझना नहीं चाहते?